हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 6 तक हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां से आप लोग जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 7 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो है सुक्रोज। सुक्रोज मोनोसेक्राइड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। किस शैली में प्रसिद्ध गया में स्थित विष्णुपद मंदिर बना है, तो वो है नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है, वो है रवि कीर्ति। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय। किस नाम से? कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है स्मॉग। स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है, ऑप्शन ए। अगला बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 23। अगला है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक। अगला है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो वो है सीसा। अगला है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो 1973 में किया गया था, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो वो है वानडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ी थे। यानी वानडिवास का युद्ध फ्रांसीस और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के बीच हुआ था। यह कब हुआ था वानडिवास का युद्ध, तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वानडिवास का युद्ध हुआ था। और बात करें बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। वानडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो ये अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच हुआ था पांडिचेरी की संधि। और कौन सा युद्ध था, तो ये था तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन से सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, दुग्ध निम्न में से किसका उदाहरण है। दुग्ध निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यह है पायस का उदाहरण। पायस का उदाहरण है दूध। अगला है, सुपरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है,
तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील। अगला है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये एनएसएसओ जारी करता है, एनएसएसओ जारी करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो वो है धान। धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइसेम। अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना का संबंध किससे? तो यह ग्रामीण विकास से संबंधित है, ट्राइसेम योजना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो वह है बेलारूस। बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। अगला है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है पंचायती राज। पंचायती राज ये आता है राज्य सूची के विषय में। अगला, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है जल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू, रामोसी विद्रोह चीतर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, ये तीनों सही है। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो पागलपंथी विद्रोह ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें? निम्नलिखित युद्ध को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। उसके बाद लड़ा गया था बेदरा का युद्ध 1759 में। उसके बाद लड़ा गया था बांडीवस का युद्ध 1760। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1। ये पहले लड़ा गया था कर्नाटक, उसके बाद बेदरा, उसके बाद बांडीवस, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर। अगला क्वेश्चन, अगला है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो ये की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। अगला, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी 1940 में था। उसके बाद हुआ था क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो काटती है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा। किससे? जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला है, चश्मे में
चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं क्रुस्क कांच के। किस कांच के? क्रुस्क कांच के बने होते हैं चश्मे के लेंस। अगला है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो यह है लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो चंदेल की राजधानी कहाँ थी? तो ये खजुराहो या महोवा। सोलंकी की अनहिलवाड़ा, प्रतिहार की कन्नौज, और ये तीनों सही है। अगला है कलचुरी की अजमेर। ये गलत है, कलचुरी की अजमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त, ये 1564 में, ये सही है। दीन ए इलाही, ये भी 1582, ये भी सही है। तीर्थ यात्री कर समाप्त, ये 1563, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, महज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मनसदारी व्यवस्था को दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? मनसदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये था 1539 में चौसा का युद्ध। और किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। एकल बंधन छोटा, उससे द्विबंधन बड़ा, और सबसे बड़ा होता है त्रिबंधन। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये रहते हैं यकृत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कब किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो किया गया था 1969 ईस्वी में, 1969 में। अगला है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। बाकी बात आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक कौन सा होता है? ओडिशा। ये एक होता है ओडिशा और एक मध्य प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बामडीला दर्रा। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, अब बामडीला दर्रा उत्तराखंड। ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर
पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है और डेल्टा क्षेत्र है। अगला देखते हैं। अगला है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में, भाग 11। अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए। जो सदन आरोप लगाया है राष्ट्रपति पे उस सदन का 1/4 भाग होना चाहिए। अगला निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये होती है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन किसी अवधि से अधिक समय के लिए सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है हमारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है भारत के संसद द्वारा और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 61 अनुच्छेद के तहत। अगला किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के में। अगला है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये है 102वां संविधान संशोधन। अगला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो वो है के दत्ता। कौन है? के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। अगला क्वेश्चन है। अगला है मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्न में से कौन जुड़ा हुआ है? तो वो है अमर्त्य सेन। और अगर पूछे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मिला अमर्त्य सेन को। कब मिला? तो ये मिला था 1998 ईस्वी में। 1998 में मिला था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ 50 प्रश्न जो कि आपको करा दिया गया है। अगला देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। किसने कहा था सेंड्रोकोटस? तो जस्टिन ने कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे और इन्हें ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता है। अगला है चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र था, जो कि राजनीतिक से संबंधित था। आगे है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से
विवाह कर लिया था। आगे है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था और इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसे भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रवाहु से। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। इसे अमित्रघात कहा जाता था। इसे अमित्रघात कहा जाता था। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है जैन धर्म में। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्य का? 16 राज्य का। आगे है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक। सम्राट अशोक हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी। इन्होंने 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर अशोक का बैठा तो 269 ईस्वी में। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। अपने राज्याभिषेक के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भब्रू अभिलेख अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। आगे है, इसने उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसने उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा 7वां अभिलेख था और सबसे छोटा जो था रुद्रदेयी अभिलेख। आगे है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया जिसमें समानतः ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि का? ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक, अरमाइक लिपि। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? पशुबलि की निंदा की गई है। वहीं 6वें शिलालेख में आत्मा नियंत्रक की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक मौर्य वंश? 137 वर्ष। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका फुल PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आपको पूरा PDF इसका मिल जाएगा। तो जाकर PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।